हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में सब्जेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, और अब हम डिस्कशन कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर के ऊपर, जिसमें हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कशन किया कि हमें ट्रीटमेंट किस प्रकार के करने हैं, कैसे ट्रीटमेंट हम करेंगे, कितने अलग अलग तरीकों से करेंगे। उसमें भी हमने ये एक चैप्टर में ये पढ़ लिया कि भाई हमारे पास स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमने हमारे किसी वाटर को, विच इज द रॉ वाटर, कहीं से सोर्स से उठाया है, अगर उसमें कई तरह की इंप्यूरिटीज पाई जाती है, जिसमें से अगर हमने लार्ज फ्लोटिंग इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया जो कि बहते हुए पानी में आ सकती है, तो अब हमारे पास उनको छोड़कर सर्टेन अमाउंट ऑफ अलग अलग तरह की इंप्यूरिटीज होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं, जिनको आज हम स्टडी करने वाले हैं। वो दो प्रोसेसेस हैं, एक है हमारे पास एरेशन और एक है हमारे पास सेडिमेंटेशन। क्या होता है विस्तार में डिस्कशन करते हैं। आई एम सॉरी। तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। AEC की टीम आप लोगों के लिए मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस कवर अप कर रही है फॉर द कमिंग JEE और AE एग्जाम, वो भी सिर्फ यूट्यूब पर। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इन टाइम्स को नोट करना है। डेली 4 बजे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। डेली शाम को 5:30 बजे आपको हर्षी सर पढ़ा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको डेली शाम को 6:30 बजे रेलवे इंजीनियरिंग की क्लासेस देखने को मिलेंगी, और आपको डेली दिन में 12 बजे क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग की क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आपका पूरा सिलेबस हम कवर अप कराने वाले हैं यूट्यूब पर इन डिटेल, कंप्लीट डिटेल। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए। एंड दिस इज माय प्रोफाइल दैट यू कैन सी। आप इसको थोड़ा सा एक बार नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट बेसिकली आई एम डूइंग। चलिए तो बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी हैव, वो है हमारे पास एरेशन। अगला ट्रीटमेंट प्रोसेस है एरेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम इसी सीक्वेंस में ट्रीटमेंट हमारे ट्रीटमेंट प्लान में भी करते हैं, लेकिन एक तरीका है समझने का, उसी को हम जो है वो लेकर चलते चले जा रहे हैं। जब तक ये सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस खत्म नहीं हो जाते, आपको बस बने रहना है इस सीरीज के अंदर, और आपको ये समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जैसे जैसे ट्रीटमेंट होते चले जा रहा है, पानी में से कई तरह की इंप्यूरिटीज रिमूव होती चली जाएंगी, और एट लास्ट हम जानेंगे कि क्या सबसे बेहतर सीक्वेंस होता है सारी ट्रीटमेंट यूनिट्स का। तो अगर हम बात करें एरेशन की, एरेशन का मतलब होता है कि हम हमारे पानी का जो है वो क्लोज कांटेक्ट कराते हैं एयर के साथ, इसे कहते हैं एरेशन। क्लोज कांटेक्ट ऑफ वाटर विथ एयर। तो एयर के साथ क्लोज कांटेक्ट कराना पानी का, जिससे कि पानी के अंदर पाए जाने वाली कई सारी इंप्यूरिटीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, या तो सिस्टम से बाहर निकल जाए, या सिस्टम से बाहर निकल के अलावा पानी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन घुलने से हमारे पास उन इंप्यूरिटीज का निकल जाना, ये जो प्रोसेस कहलाता है इसे कहते हैं एरेशन प्रोसेस। अब हमारे पास व्हाट आर वी डूइंग हियर इज, पानी है हमारे पास, इस पानी में एक्सेस अमाउंट ऑफ डिफ्यूज एयर को हम पास करा रहे हैं। तो आपको यहां से समझ में आएगा कि पानी का एयर के साथ सिर्फ कांटेक्ट बढ़ाना है। किसी कंटेनर में पानी रख दिया तो उसका सिर्फ सतह, उसकी सिर्फ सरफेस ही एयर से कांटेक्ट में आ पाएगी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो अगर हमें पानी का एयर से कांटेक्ट बढ़ाना है तो पानी को ज्यादा बड़े एरिया में फैलाना पड़ेगा, या पानी के अंदर डिफ्यूज एयर को डालना पड़ेगा, ताकि एयर का पानी के साथ कांटेक्ट बढ़े। पानी के साथ कांटेक्ट बढ़ने पर एरेशन प्रोसेस में कितनी अलग अलग तरह की इंप्यूरिटीज निकल सकती है, तो उस पर अगर बात करें तो एरेशन प्रोसेस हमारे पास, इट इज दी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन विच वाटर इज ब्रॉट इन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विथ एयर सो एज टू रिमूव। क्या क्या रिमूव कर सकते हैं पानी में पहले से डिजोल्व गैसेस, जैसे कि H2S, CO2, NH3, CH4, H2, जितने भी है। कोई भी गैस पानी में क्यों मिलती है? क्योंकि किसी तरह की इंप्यूरिटी पानी में आई होगी और उसके द्वारा वो गैस रिलीज हुई होगी जो पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में पड़ी है। अब पानी के अंदर अगर डिजोल्व गैसेस हैं
तो ये कब निकल सकती है? जब पानी में इसकी जगह सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आ जाए। तो वो कैसे आएगी? पानी का कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा एयर के साथ। तो हमारे पास पानी में अगर डिसॉल्व्ड गैसेज हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी, डिसॉल्व्ड मिनरल्स है, अगर हमारे पास डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है, हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड है हमारे पास, या फिर अगर हम बात करें फिनोलिक कंपाउंड या इसके अलावा एंड ह्यूमिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो ये सब हमारे पास सिस्टम में से आसानी से निकल सकते हैं अगर आपने सिर्फ एरेशन करा दिया। तो मैं बात करता हूं डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द वाटर लाइक Fe3+ Mn2+ एक्सेट्रा, तो ये सिस्टम में से कैसे रिमूव होंगे? बात जरा ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं आपसे मैं, डिसॉल्व्ड मिनरल के फॉर्म में मान लो मैंने आपसे बात कर ली कि मैंने Fe3+ सिस्टम में इमेजिन किया कि भाई मेरे पानी के अंदर ये डिसॉल्व्ड मिनरल किसी ना किसी तरीके से सिस्टम में इन्वॉल्व है। अगर मैंने इस पानी का एरेशन कराया, अगर मैंने इस पानी का एरेशन कराया, तो हमारे पास पानी के अंदर से जितने भी OH- आयन होंगे ये सब हमारे पास हमारे Fe3+ से कंबाइन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो हमारे पास ड्यूरिंग एरेशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ये रिएक्शन हमारे पास FeOH होल थ्राइस के फॉर्म में, एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ये हमारे पास एक्सेस ऑफ जितना भी डिसॉल्व्ड मिनरल है वो सब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। और हमारे पास, अब जरा समझिएगा, मैं इसे चेंज करके लिखता हूं। अगर मैंने यहां लिखा H2O, मतलब पानी के अंदर ही डिसॉल्व्ड मिनरल है, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पानी के अंदर से OH- आयन के साथ कंबाइन होकर पानी में छोड़ देता है H+ आयन, पानी में छोड़ देता है H+ आयन। यहां पर हमारे पास अगर देखें तो ये पानी के अंदर एक्सेस में इकट्ठे होते चले जाएंगे। ठीक है, हमारे पास गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठे होते चले जाएंगे इन वाटर एंड कॉजेस, या फिर कहता हूं एंड इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ वाटर। तो पानी की एसिडिटी बढ़ा देने का काम करता है हमारा एरेशन प्रोसेस। बात जरा हम समझना, हमारे पास यहां पर ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारे पास प्रेसिपिटेट दैट सेटल्स डाउन एंड इज said to be removed from water। तो पानी में आपने सिर्फ क्या किया? एरेशन कराया, एयर के साथ इंटीमेट कांटेक्ट लेकर आए, कांटेक्ट बढ़ाया, तो पानी में गंदी बदबूएं थी वो निकल गई, पानी में डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर था वो सिस्टम में से निकल गया, पानी में कई तरह के फिनोलिक कंपाउंड और ह्यूमिक एसिड ये सब निकल जाते हैं, और डिसॉल्व्ड मिनरल है पानी के अंदर से वो निकल जाता है। मैंने डिसॉल्व्ड मिनरल का आपके सामने एक एग्जांपल रख दिया। आपको ये समझना है कि ये एरेशन प्रोसेस कराएंगे कैसे। 4 तरीके हैं एरेशन प्रोसेस कराने के, या तो आप कैस्केड एरेटर का इस्तेमाल कर लो, या ट्रे टावर मेथड का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप इस्तेमाल कर लो स्प्रे नोजल मेथड का, या इस्तेमाल कर लो आप जो है वो डिफ्यूज एयर का। कैसे चारों मेथड्स काम करती है जरा इस पर विचार करते हैं। तो हमारे पास यहां पर इफ आई टॉक अबाउट द कैस्केड एरेटर, कुछ इस तरह से हमारे पास दिखाई देगा। एक झरने का रूप मान लीजिए आप, पानी बीच में से आएगा इसके अंदर और चारों तरफ जो है वो इस तरफ फैलता हुआ इस पूरे के पूरे वियर में कलेक्ट हो जाएगा। जब यहां कलेक्ट हो जाएगा यहां से इसे दूसरे यूनिट में लेकर चले जाएंगे, लेकिन आप जरा यहां पर देखिएगा कितना टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है। पानी अगर सिर्फ कंटेनर में रखा होता तो एयर से कांटेक्ट नहीं बनता, यहां पर बूंद बूंद में पानी बिखर रहा है, झरने की तरह पानी बह रहा है, तो एयर से कांटेक्ट बढ़ता है, तो बढ़ने पर अंदर पाए जाने वाली हर इंप्यूरिटी रिमूव होना चालू होती है, डिपॉजिट होना चालू होती है, साफ पानी आगे बढ़ना चालू करता है। तो कैस्केड एरेटर की कहानी आपको समझ में, बहुत सस्ता मेथड है, कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, एक बार बन गया उसके बाद जीवन भर पानी इसके ऊपर से बहाते रहो, सारी चीजें रिमूव होती चली जाएगी। एफिशिएंसी थोड़ी इसकी कम है, क्यों?
क्योंकि इतना बेहतर काम नहीं हो पाता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो सर अगर नहीं है अच्छा तो फिर क्या करें? आगे पढ़ेंगे और एफिशिएंट मेथड पे पढ़ेंगे। हमारे पास 20 से 45% तक CO2 रिमूव करने की टेंडेंसी है इसके पास, और 30 से 35% ऑफ H2S गैस इज रिमूव्ड। ये सिस्टम में से इतना काम करा पाता है। हमने कहा ये तो बहुत कम है, हमें ज्यादा अच्छा चाहिए। तो किसी ने कहा कि ज्यादा अच्छा चाहिए तो फिर एक काम करो, ये कर लो। क्या कर लो आप डिफ्यूज एयर से काम करा लो। क्या करा लो आप? डिफ्यूज एयर से काम करा लो। डिफ्यूज एयर तो बहुत अच्छा मेथड है, मैं आपको पहले पढ़ाता हूं। ट्रे टावर मेथड, ट्रे टावर मेथड में भी आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा सर ये भी तो झरने की तरह ही है, ये भी एक झरने की तरह ही है। पानी यहां से डाला जा रहा है और झरने की तरह पानी नीचे आते चले जा रहा है, एयर से कांटेक्ट बढ़ रहा है। नीचे जरा देखिएगा, आपको ये झाग दिखाई दे रहा होगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स दैट आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इनटू इट, ये सब भी रिमूव होना चालू होते हैं यहां पर। तो हमारे पास ये मेथड भी सेम कैस्केड एरेटर जैसी ही है। एफिशिएंसी इज ऑलमोस्ट सेम, लेस एफिशिएंट है हमारे पास एज कैस्केड एरेटर, एज कैस्केड एरेटर। लेकिन इस यूनिट को सेटअप करने में एरिया बहुत ज्यादा बड़ा लग जाता है। एरिया बड़ा लग जाता है तो हम इसको प्रीफर थोड़ा सा कम करते हैं। इट रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज एरिया फॉर सेटअप, एफिशिएंट कम है, कॉस्टलियर कम है, बट कैस्केड एरेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। क्यों यार यूज करेंगे भाई? दोनों की जब एफिशिएंसी सेम है तो फिर इसको यूज करने से मतलब क्या? इसमें तो एरिया ज्यादा बड़ा चाहिए। आपको दिखा है कि देख रहा हो तो बहुत छोटा एरिया लग रहा है, नहीं, इट इज अ लार्ज यूनिट, और उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स होती है, तो इट रिक्वायर्स अ रिलेटिवली लार्जर एरिया। बात करते हैं सर इसमें भी एफिशिएंसी कम है, ज्यादा एफिशिएंट चाहिए तो क्या करना पड़े? ज्यादा एफिशिएंट चाहिए तो देन यू विल गो इनटू द स्प्रे नोजल मेथड। हाउ डज स्प्रे नोजल मेथड वर्क? डायग्राम मैंने यहां पर आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखाया है, यूनिट एक्चुअली में ऐसी होती नहीं है, यूनिट थोड़ी सी अलग दिखाई पड़ती है, एक्चुअल फिगर में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई पड़ता। तो मैंने आपको सिर्फ यहां पर स्प्रे दिखाने की कोशिश की है। स्प्रे में होता क्या है, पानी बहुत छोटी छोटी बूंदों में बढ़ जाता है, बहुत छोटी छोटी बूंदों में बढ़ता है, तो उस केस में हमारे पास पानी का एयर से कांटेक्ट बढ़ जाता है। जितना ज्यादा कांटेक्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी हमारे पास हमारे इंप्यूरिटी से निकलने की होगी। तो इन दिस केस हियर वाटर इज स्प्रेड इन स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर्म, सिस्टम थोड़ा एफिशिएंट बन जाता है, कॉस्टलियर थोड़ा कम है डिफ्यूज्ड एयर से, 90% CO2 रिमूव करने की टेंडेंसी है, H2S को रिमूव करने की 99% टेंडेंसी है। तो मतलब कि सिस्टम अच्छा है, एफिशिएंट है, लेकिन फिर बात आ जाती है हमारे पास लेस कॉस्टलियर देन डिफ्यूज्ड एयर बट कॉस्टलियर देन कैस्केड एंड ट्रे टावर। तो कैस्केड और ट्रे टावर दोनों से ज्यादा कॉस्टली है। हम हमेशा ऐसी चीजों पर काम करते हैं जिनकी एफिशिएंसी अच्छी हो और जिनकी कॉस्ट कम हो। यहां पर कॉस्ट ज्यादा निकल कर आएगी, प्रेफरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। एफिशिएंसी बढ़ तो गई है, लेकिन हम हमेशा ऐसी चीज को प्रीफर करेंगे जिसमें एफिशिएंसी हमेशा बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन कॉस्ट पे भी वर्क करते चले जाएंगे। कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही, कॉस्ट बढ़ने लगेगी तो हम वापस इकोनॉमिकल पर आ जाएंगे। हमारे पास अगली जो मेथड होती है दैट इज द डिफ्यूज एयर मेथड। सबसे ज्यादा कॉस्टली मेथड है, क्योंकि आपको डिफ्यूज्ड एयर कंप्रेसर्स की मदद से भेजनी पड़ती है। पावर की रिक्वायरमेंट, डिफ्यूज एयर आपको भेजना, पूरे सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना, तो यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा महंगी बन जाती है। महंगी यूनिट्स पर हम कभी भी वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑपरेशनल कॉस्ट, डेली की कॉस्ट पर बात आती है। तो डिफ्यूज एयर मेथड, ये डिफ्यूज एयर इज पास फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, इसमें नीचे से बॉटम से डिफ्यूज एयर पास की जा रही है, पूरा पाइपलाइन सिस्टम बना हुआ है, कंप्लीट डिजाइनिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। बहुत कॉस्टली है मेथड हमारे पास, लेकिन मोस्ट एफिशिएंट है। 99% तक की एफिशिएंसी है, लेकिन अगर हमें कोई इतना एफिशिएंट सिस्टम मिल जाए जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पूरे ट्रीटमेंट प्लांट का सारा पैसा अगर एक यूनिट में लग जाए तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। फिर हम सोचते हैं कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली मेथड सस्ती है, पूरे साल भर काम किया जा सकता है, इस पे पूरे साल भर काम किया जा सकता है, एफिशिएंसी थोड़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी गंदगी यहां से निकल जाए निकल जाए,
कोई दिक्कत नहीं, जितनी गंदगी बची है उसे हम आगे चलकर अगली यूनिट में रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कैस्केड एरेटर मोस्ट प्रिफर्ड है। क्या है ये? मोस्ट प्रिफर्ड है। चाहे एफिशिएंसी कम हो लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है। तो ये रही हमारे पास 4 मेथड एरेशन की 4 मेथड। अब एरेशन हम प्रोसेस करेंगे किसके लिए? आपके पास जब आप यहां पर बात करते हो कि आपके पास ये जो एरेशन प्रोसेस है, ओके आई एम सॉरी। तो जो हमारे पास एरेशन प्रोसेस है, हमें ये सब चीजें रिमूव करना है। तो ये सब चीजें कब रिमूव होगी? जब पानी का एयर से कांटेक्ट बनेगा तब। तो सर क्या पानी का एयर से कांटेक्ट नहीं होता? होता है। रिवर का सोर्स हो तो पानी का एयर से कांटेक्ट रहेगा, लेकिन अगर ग्राउंड वाटर सोर्स रहा तो ग्राउंड वाटर सोर्स जमीन के अंदर है, बहुत ज्यादा डेप्थ में, कभी कभी इतना ज्यादा कन्फाइंड हो जाता है कि एयर से कांटेक्ट बन ही नहीं पाता, उसके अंदर ऐसी इंप्योरिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो उस केस में हम प्रिफर करते हैं हमारे पास एरेशन प्रोसेस इज generally adopted for sources which have oxygen deficiency, that is ग्राउंड वाटर सोर्स। हमें ग्राउंड वाटर सोर्स के लिए स्क्रीनिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं है। जमीन से पानी निकालोगे उसमें इंप्यूरिटीज कहां से आएंगी? बड़ी बड़ी। तो ग्राउंड वाटर सोर्सेज में एरेशन जरूरी हो जाता है, स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सरफेस वाटर्स में स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, एरेशन को स्किप किया भी जा सकता है। तो ये बातें जो है वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव, द अनदर टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज सेडिमेंटेशन। पानी आपके पास रॉ वाटर आया ट्रीटमेंट प्लांट में, जैसे ही अंदर आया आपने देखा कि अच्छा इसमें बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज है, एक काम करो इसको करा दो स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करा के बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज को आपने बाहर कर दिया। फिर आपने देखा अच्छा अभी इसमें बहुत सारी ऐसी भी इंप्यूरिटीज हैं जिनको एरेशन से निकाला जा सकता है, तो आपने उसका एरेशन करा दिया, कई सारी इंप्यूरिटीज निकाल भी दी। जैसे पानी थोड़ा आगे बढ़ा आपने कहा यार इसमें छोटी छोटी इंप्यूरिटीज दिखाई दे रही है और ये छोटे छोटे सेडिमेंट पार्टिकल्स जो हैं इनको भी निकालना पड़ेगा। आपने देखा कि अगर पानी की वेलोसिटी स्लो कर दी जाए तो ये पार्टिकल खुद में खुद नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा कि सारे ही पार्टिकल नीचे नहीं बैठ रहे हैं। तो आपने सोचा कि यार अगर पानी के अंदर छोटे छोटे सेडिमेंट पार्टिकल है और पानी अगर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहा है ट्रीटमेंट प्लांट में, तो इनमें से कुछ पार्टिकल नीचे बैठ जा रहे हैं, तो क्यों ना एक काम करते हैं, जो पार्टिकल खुद में खुद अपने आप से सिस्टम में नीचे बैठ सकते हैं उनको नीचे बिठाकर नीचे से उनको रिमूव करके पानी में से उनको भी निकाला जा सकता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस यही होता है। अगर आप रिमूवल ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल्स की बात करते हो बाय देयर ओन, बाय सेटलिंग डाउन इनटू द टैंक, हम उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द वाटर बाय लेटिंग देम सेटल डाउन इज रेफर्ड एज सेडिमेंटेशन प्रोसेस। और ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस की कंप्लीट थ्योरी जो है ना हमारे पास, ये सिर्फ एक पैरामीटर पर बेस्ड है। द एंटायर थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन is based upon a single parameter termed as specific gravity। क्या मतलब होता है इसका?
इसी को जरा समझते हैं। तो हमारे पास यहां पर ध्यान से समझिएगा, इफ आई टॉक अबाउट क्या मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस का आप वेट कंपेयर करते हो उतने ही वॉल्यूम के पानी के साथ, तो आपको पता चलता है कि क्या आपके उस सब्सटेंस का वेट पानी से ज्यादा है या कम है या बराबर है। बराबर है तो कोई बात नहीं, कम है तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, ज्यादा है तो पानी में नीचे बैठ जाएगा। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब बात करते हैं तो हम इसे रेफर करते हैं GS से, विच इज रेफर्ड एज वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ certain volume divided by weight of water of सेम वॉल्यूम। तो जब आप वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो आप एक्चुअली में बात कर रहे हो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर की। और जब आप इसी को ये कहते हो कि किसी सर्टेन वॉल्यूम के सॉलिड का वेट आप कंपेयर कर रहे हो उतने ही वॉल्यूम के पानी के साथ क्या रेशियो आता है, उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट इट एज, विच कैन बी रेफर्ड एज जीएस आएगा वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर, और दोनों को डिवाइड करता हूं एक वैल्यू के साथ विच इज रेफर्ड एज VW बाय VS, where VW can be referred as volume of water और VS is referred as volume of solid। अगर दोनों सेम हैं तो हमारे पास because VS is equal to VW, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली V से या VS से या VW से, बात एक ही पड़ेगी। चूंकि दोनों सेम है तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं VW से, नीचे में डिवाइड कर रहा हूं VS से। और जरा देखिएगा यहां पर क्या रिलेशनशिप निकल कर आता है, दिस कैन बी क्लब्ड एंड दिस कैन बी क्लब्ड, और ये हमारे पास बनता है दिस कैन नाउ बी रेफर्ड एज वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम बनता है हमारे पास यूनिट वेट, और वेट अपॉन वॉल्यूम बनता है हमारे पास यूनिट वेट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास इज नथिंग बट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ वाटर का रेशियो है। इसी को लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जहां से दोनों कैंसल आउट करता हूं तो ये बनेगा हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो। इसको भी हम हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, क्योंकि जी इज कॉमन। कॉमन मतलब जो है वो हमारे लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज सेम फॉर बोथ। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमें एक चीज ये पता है, हमें ये पता है सिंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, हमारे पास हेंस सॉलिड्स विल डेफिनेटली settle down in water being heavier than water, being heavier than water। हमें एक और भी चीज पता है कि हमारे पास हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज यूजुअली इक्वल टू 1,
मैं इस डाटा को यहां पर मेंशन कर लेता हूं, ठीक है, वी कैन ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड, आगे ले लेते हैं। तो हमारे पास ठीक है, यहां पर मेंशन कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर GW इज इक्वल टू 1। हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स GS is usually equal to 2.3 to 2.9 तक जाती है हमारे पास ये रेंज, और इसीलिए हम इसको लेके चलते हैं 2.65 तक। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड्स की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, चूंकि ऑर्गेनिक सॉलिड्स में मिनरल्स की प्रेजेंस कम है, हमारे पास यहां पर जो GS की वैल्यू निकल कर आती है इज यूजुअली इक्वल टू 1 से 2 तक रेंज करती है, फॉर दैट वी टेक इट टू बी 1.2 के बराबर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यूजुअली पानी से ज्यादा ही होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स की, इसलिए हमारे पास सॉलिड जो है पानी में आसानी से नीचे बैठ जाते हैं। हमें यहां पर अगर हम इस प्रोसेस में बात कर रहे हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, तो जितने भी पार्टिकल सस्पेंडेड थे पानी के अंदर, कुछ टाइम देने के बाद ये पार्टिकल धीरे धीरे सिस्टम में नीचे बैठ सकते हैं। जब ये नीचे बैठ जाते हैं तो इस नीचे वाले सेटल्ड पार्टिकल को जब बाहर निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं कि पानी में से हमने इंप्यूरिटीज रिमूव कर दी, बल्कि ये रिमूव अपने आप हो रही है, समय लगता है इन्हें। हमारे पास जो टैंक्स होते हैं, ये टैंक्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। आइदर यू कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक और आइदर यू कॉल इट एज वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। क्या होता है डिटेल में विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम, बट यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे पास कहला रहा है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक। क्या होता है डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी। और ये हमारे पास कहलाता है वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। कैसे समझना है इसको? वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक में हमारे पास पानी यहां इस पूरे के पूरे सेंटर में से वर्टिकली बाहर आ रहा है, चारों तरफ फैलता चला जा रहा है, और एट द एंड इस वियर के अंदर कलेक्ट होते हुए बाहर निकलते चले जा रहा है। तो इसे बोल दिया वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। यहां पर पानी हमारे पास एक जगह से आएगा, बहता हुआ आगे बढ़ते चले जाएगा, और एक जगह से हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो जितने भी हमारे पास टैंक्स बनते हैं सेडिमेंटेशन टाइप के टैंक, जिसे पार्टिकल को हम नीचे बैठने का समय देते हैं, उसमें या तो फ्लो पैटर्न वर्टिकल बनता है या फ्लो पैटर्न हॉरिजॉन्टल बनता है। कैसे बनता है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट दी अनदर केस, तो यहां पर हमारे पास ये जो आप यहां पर कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, इसमें भी एक हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के तौर पे अगर हम बात करें कि हमारे पास क्ले पार्टिकल्स की जो साइज होती है, साइज इज वेरी स्मॉल। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इस कारण से हमारे पास डू नॉट सेटल डाउन, और सेटल डाउन नहीं करते, और ये कर रहे होते हैं रैंडम मोशन। जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो रैंडम मोशन करने से हमारे पास पार्टिकल्स के बीच में होता है फ्रीक्वेंट कोलिजन। क्या होता है? फ्रीक्वेंट कोलिजन। इस फ्रीक्वेंट कोलिजन की वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेटेड ऑन सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिससे ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं,
और ऐसे में इनका जो मोशन है वो कंटिन्यूअस सस्पेंशन में रहता है, ठीक है। हेंस कॉन्टिन्यूअस इन सस्पेंशन, तो ये अपने आप से हेंस डू नॉट सेटल बाय देयर ओन, अपने आप से नीचे नहीं बैठते, अपने आप से नीचे नहीं बैठते, तो इनको बिठाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मदद लेनी पड़ती है। आगे चल के पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो कमियां रह जाती है उसको हम कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑन टू दी सेडिमेंटेशन प्रोसेस कि हमारे पास ये जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हमें अल्टीमेटली फ्लोइंग वाटर में या तो पानी रुका हुआ हो तो पार्टिकल को नीचे बैठने का समय दिया जाए, या पानी हमारे पास चलता हो और उसकी स्पीड इतनी कम कर दी जाए कि पार्टिकल को नीचे बैठने का समय मिल जाए। पार्टिकल जैसे ही नीचे बैठेगा और नीचे बैठते से ही हमारे पास हम कह देंगे सिस्टम में से पार्टिकल रिमूव हो गए। तो यहां पर जरा देखिएगा हमारे सेडिमेंटेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को अफेक्ट कौन करता है। अगर मेरे पास कोई टैंक है, अगर मेरे पास कोई टैंक है, ठीक है, मैं इसको यहां पर इमेजिन कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये रहा मेरे पास टैंक। तो इस टैंक के अंदर हमारे पास अगर यहां से कोई फ्लो आ रहा है हमारे पास और कोई सेडिमेंट पार्टिकल यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, तो ये सेडिमेंट पार्टिकल नीचे आएगा एक वेलोसिटी से रेफर्ड एज सेटलिंग वेलोसिटी, और पानी के साथ साथ आगे बहता चलेगा रेफर्ड एज हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। तो हमारे पास इस पार्टिकल के पास टेंडेंसी बनती है कि ये अपने आप को सिस्टम में नीचे बैठा ले। हमारे पास एक जनरल आइडिया डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो यहां से हमारे पास जब ये पार्टिकल हमारे इस स्लज जोन में आ जाता है, हम मानते हैं कि हमारा पार्टिकल नीचे सेटल डाउन कर चुका है। लेकिन सेटल डाउन करते वक्त ऐसे क्या फैक्टर है जो हमारे इस पार्टिकल को नीचे आने से या नीचे बैठने से रोकेंगे, तो जरा उस पर विचार करिएगा। अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी ज्यादा हुई, कोई पार्टिकल अगर बहुत तेजी से फ्लो में आगे बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है पार्टिकल नीचे बैठ पाएगा? अगर कोई पार्टिकल फ्लो में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मतलब फ्लो बहुत तेज है, तो उसको आगे बहाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नीचे बैठने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो हमारे पास इफ VH इज मोर, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज VH इज मोर, हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन efficiency of sedimentation is reduced। सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी कम हो जाती, पार्टिकल नीचे कम बैठेगा, आगे ज्यादा भागेगा। विस्कोसिटी ऑफ वाटर, पानी के अंदर पानी की शांतता की बात चल रही है। आप एग्जांपल ले लो, एक कंटेनर में पानी ले लो, एक कंटेनर में शहद ले लो, दोनों में डाल दो सॉलिड पार्टिकल, जरा देखो नीचे तेजी से कौन आएगा? जो नीचे आकर नीचे बैठ गया पानी के अंदर, हम कह देंगे वो रिमूव हो गया, ये अभी भी सिस्टम में ही है। तो क्या रिमूव हुआ? नहीं। सेडिमेंटेशन मतलब क्या पार्टिकल अपने आप नीचे बैठ कर रिमूव हो गया? नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है, एफिशिएंसी कम हो जाएगी सिस्टम की। मान लो यहां 50 पार्टिकल डाल दी, यहां ही 50 पार्टिकल डाल दी, 50 में से खाली 3 ही नीचे पहुंचे, बाकी पहुंचे ही नहीं। क्या मतलब हुआ? सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाया, एफिशिएंसी काफी कम हो गई। तो विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा होती है, viscosity of water is more, efficiency of sedimentation वो क्या हो जाएगी? फिर से is reduced, फिर से हमारे पास सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, जितनी ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा हेवियर होगा पार्टिकल, उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, उतनी तेजी से नीचे आएगा। तो इफ G इज मोर, एफिशिएंसी ऑफ sedimentation is more।
ठीक है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की साइज जितनी ज्यादा बड़ी, पार्टिकल की साइज जितनी ज्यादा बड़ी, पार्टिकल उतना ही ज्यादा हमारे पास हेवियर भी होता चला जाएगा, तो उसकी सिस्टम में नीचे बैठने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो इफ डाया ऑफ पार्टिकल इज मोर, एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन इज मोर। अब जब मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कशन किया कि पार्टिकल नीचे आता है तो एक सर्टेन वेलोसिटी से आता है जिसे कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, क्या मतलब होता है इसका, जरा इसको समझिएगा। हमारे पास जब भी मैं कोई एक पार्टिकल की बात कर लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर ऐसे मेरे पास कोई टैंक है और इस टैंक में ये हमारे पास पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इस टैंक में जो ये पानी भरा हुआ है हमारे पास, बट टू यू दिस वुड नॉट लुक लाइक वाटर, तो मैं इसे फ्री हैंड से बना लेता हूं, ठीक है। अब ये इस पानी के अंदर पार्टिकल हमारा नीचे सेटल डाउन करना चाहता है, तो एक पार्टिकल की भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। लेट अस इमेजिन अ पार्टिकल, वेयर इज अ पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल दैट आई हैव। तो हमारा ये जो पार्टिकल है, ये रहा वो पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल को थोड़ा सा छोटा ही इमेजिन करते हैं सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस। फाइन, तो मैंने कोई एक स्फेरिकल पार्टिकल मान लिया और मैं ये जानता हूं इस पार्टिकल के बारे में कि मेरा ये पार्टिकल जो है अपनी एक ग्रेविटी की वजह से हमारे पास ये नीचे आना चाहता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि इस पार्टिकल के ऊपर, चूंकि ये पानी के अंदर नीचे आना चाहता है, तो इसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स भी लगेगा, ठीक है। अब सिचुएशन ये कहती है कि ग्रेविटी फोर्स नीचे खींचेगा, बॉयंट फोर्स ऊपर धकेलेगा, और जब ये पार्टिकल नीचे आना चाहेगा तो नीचे आने पर इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा, वो है रेफर्ड एज ड्रैग फोर्स। तो सिचुएशन ऐसी बनती है कि शुरुआत में जब पार्टिकल नीचे आना चाहता है तो बहुत तेजी से नीचे आना चाहता है, पार्टिकल बहुत तेजी से नीचे आना चालू कर देता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती है कि नीचे वाले फोर्सेस ऊपर वाले फोर्सेस को बैलेंस करना चालू करते हैं और कुछ समय के बाद ये पार्टिकल अपना एक्सेलरेशन पूरी तरीके से जीरो कर देता है और नीचे आना चालू करता है एक सर्टेन वेलोसिटी से, जो कि एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी होती है, जिसे कहा जाता है सेटल होने वाली वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी। और ये पूरा का पूरा जो है इस पार्टिकल का सेटलमेंट इस इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर, जो कि हम समझते हैं, ये सारे अजम्पशंस हैं, ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो इट वाज गिवन बाय स्टोक्स, तो इसका नाम पड़ जाता है स्टोक्स लॉ। हमारे पास
इफ अ पार्टिकल अज्यूम टू बी स्फेरिकल शेप्ड, ये अजम्पशन है पहला हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट अजम्पशन। इफ अ पार्टिकल इज अज्यूम टू बी स्फेरिकल इन शेप, होता नहीं है लेकिन स्फेरिकल है, एंड ऑफ स्मॉलर साइज, when settles in a liquid follows some velocity and the velocity of such settling particle is governed by Stokes law. During the settling, when all the forces are balanced, a uniform terminal velocity of particle is achieved, referred as settling velocity of the particle. तो नीचे जो ये जिस वेलोसिटी से आता है उसी को कहा जाता है इसकी सेटलिंग वेलोसिटी। बात ध्यान रखिएगा, जो इक्वेशन है हमारे पास सेटलिंग की, जनरल इक्वेशन जो आखिरी में सेटलिंग वेलोसिटी की इक्वेशन निकल कर आती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सेटलिंग हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी Vs is given by under root of 4 by 3 Gs minus 1 GD अपॉन CD के बराबर। ये हमारे पास एक इन जनरल इक्वेशन निकल कर आती है, ठीक है, फॉर सेटलिंग वेलोसिटी। जो हमारे पास ये सेटलिंग वेलोसिटी की इन जनरल इक्वेशन निकल कर आती है, यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि व्हाट आर दिस टर्म्स रेफर्स टू। ये जो डी है हमारे पास, इसे कहते हैं डाया ऑफ सेटलिंग पार्टिकल। डाया ऑफ सेटलिंग पार्टिकल। CD is referred as drag coefficient. वहीं पर GS is referred as specific gravity. अब यहां पर हमारे पास ये इन जनरल इक्वेशन है, लेकिन जो फ्लो होता है हमारे पास, अगर इमेजिन करें, या तो ये इमेजिन कर लो कि पार्टिकल वही है और पानी ऊपर जा रहा है, या पानी स्थिर है और पार्टिकल नीचे आ रहा है। दोनों ही केस में रिलेटिव मोशन है पानी और पार्टिकल के बीच में, तो यहां पर हमारे पास पार्टिकल की अलग अलग साइजेस हो सकती है और जो फ्लो है हमारे पास उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसे में हमारे पास फ्लो का पैटर्न अलग अलग बनता है, कंडीशन अलग अलग बनती है, तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आर फॉर्म्ड। उन्हीं पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास कंडीशंस based on type of flow and size of settling particle क्या बनती है उस पर विचार करते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारे पास, जब when dia of particle is less than 0.1 mm, जब पार्टिकल का डाया हमारे पास 0.1 mm से छोटा हो, एंड रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1। जब रेनॉल्ड नंबर हमारे पास 1 से छोटा हो जाता है, इसका मतलब हमारे पास मीन्स सेटलिंग इज लेमिनार, मतलब सेटलिंग जो है वो लेमिनार होती है। बात ध्यान रखिएगा, आपके पास जब डायमीटर ऑफ पार्टिकल 0.1 mm से छोटा हो और रेनॉल्ड नंबर 1 से कम हो आपके फ्लो टाइप में, तो सेटलिंग लेमिनार मानी जाती है। और हमारे पास इन लेमिनार फ्लो जो आपके पास CD की वैल्यू होती है वो होती है 24/RE, और RE होता है रेनॉल्ड्स नंबर विच इज रेफर्ड एज हमारे पास रो VS D बाय म्यू के बराबर। तो हमारे पास क्या हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है,
क्या हमारा डाया ऑफ पार्टिकल है, क्या हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है और उसकी विस्कोसिटी ऑफ वाटर। यही हमारे पास, अगर मुझे इन जनरल इक्वेशन में कंडीशन डिराइव करना है तो इस CD को रखूंगा यहां पर, और CD के फॉर्मूले में आ रहा है RE, तो RE को भी रखूंगा यहीं पर, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सेटलिंग वेलोसिटी का मेरे पास नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास पुटिंग वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज इन जनरल इक्वेशन, हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है, रेफर्ड एज 18 GS माइनस 1 GD स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, जहां पर हमारे पास अगर बात की जाए तो यहां पर ये जो हमारे पास हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डाया ऑफ पार्टिकल है, बस यहां पर ये टर्म समझना है, दिस इज रेफर्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो फ्लो अगर लेमिनार बनता है, डाया ऑफ पार्टिकल 0.1 mm से छोटा हो, उस केस में आप CD के लिए रखोगे 24/RE और रखोगे रेनॉल्ड्स नंबर को फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूले में पुटअप करोगे, आपके पास निकल कर आएगी आपकी सेटलिंग वेलोसिटी विच इज गिवन बाय GS माइनस 1 GD स्क्वायर अपॉन 18 म्यू के बराबर, विच इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब अगर यहां पर आपके पास कंडीशन है note, if temperature of water is also considered, then हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 418 GS माइनस 1 D स्क्वायर ब्रैकेट में 3T प्लस 70 डिवाइडेड बाय 100, 3T प्लस 70 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर हमारे पास अगर आपने टेम्परेचर भी इंक्लूड कर लिया तो यहां पर आपके पास कंडीशन अभी भी सारी वही है, T की जगह आ जाएगा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी इंक्लूड कर लिया पानी का, तो आपके पास यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब दिस इज गोइंग टू बी दिस केस। अगर मेरे पास मान लो कंडीशन सेकंड पुटअप करता हूं मैं, सेकंड कंडीशन हमारे पास व्हेन फ्लो इज ट्रांजिशनल, व्हेन फ्लो इज ट्रांजिशनल, ये लिखना सही नहीं रहेगा, हम लिखते हैं when dia of particle is 0.1 mm to 1 mm, 0.1 mm to 1 mm, और आपके पास एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 to the power 4, तो हमें पता चलता है इसका मतलब मीन्स सेटलिंग इज ट्रांजिशनल, सेटलिंग इज ट्रांजिशनल। तो ऐसे केस में हमारे पास हमारा जो CD का केस बनता है, दिस CD इज रेफर्ड एज CD इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं हम
इन ट्रांजिशन फ्लो इन ट्रांजिशनल फ्लो CD की वैल्यू होती है हमारे पास 24/RE प्लस 3/√RE प्लस 0.34। सो दिस इज द वेरी बेसिक केस कि हमारे पास यहां पर क्या हमारा CD का वैल्यू निकल कर आता है। ठीक है, आप CD के फॉर्मूले को पुटअप करो रेनॉल्ड्स नंबर में, रेनॉल्ड नंबर पुटअप करो आप CD के फॉर्मूले में, डिराइव करते चले जाओ, आपके पास फिर से सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 418 GS माइनस 1, इस बार यहां पर आएगा सिर्फ D ब्रैकेट में 3T प्लस 70/100 के बराबर। दिस इज गोइंग टू बी दिस सेटलिंग वेलोसिटी फॉर्मूला इन केस ऑफ ट्रांजिशनल फ्लो। और वहीं पर अगर मान लो कि आपके पास केस बन जाए, थर्ड केस डिस्कस कर लेता हूं, हमारे पास व्हेन डाया ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 1 mm और आपके पास रेनॉल्ड नंबर आपका 10⁴ से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब होता है क्या, हमारे पास मीन्स सेटलिंग इज टर्बुलेंट। कैसे सेटलिंग हो जाएगी, टर्बुलेंट सेटलिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी कि भाई आपके पास रेनॉल्ड नंबर ज्यादा है, तो यहां पर CD की जो वैल्यू निकल कर आती है जब रेनॉल्ड नंबर 10⁴ से ज्यादा होता है, तो यहां पर हमारे पास इन टर्बुलेंट फ्लो CD की वैल्यू होती है 0.34 के बराबर, 0.34 टू 0.40, और यहां पर हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी निकल कर आती है 1.8 रूट ऑफ GS माइनस 1 इंटू GD के बराबर, तो ये आपके पास निकल कर आता है सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो तीन अलग अलग केसेस हैं, आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेमिनार वाला केस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यह कंडीशन ध्यान रखना है कि दिस इज द जनरल इक्वेशन, और आपके पास आपको यह फॉर्मूला बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, सारे के सारे टर्म्स को उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स में रखो, आपके पास आंसर डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा इन दी सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सेटलिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये जो हमारे स्टोक्स लॉ है ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें तो हम इसे अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कि सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं सिंस Vs इज इक्वल टू GS माइनस 1 GD स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, तो हमारे पास हमारी सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है क्या, डिपेंड्स ऑन GS, मतलब हमारे पास GS अगर हमारे पास बढ़ा तो इसका मतलब हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी भी बढ़ेगी। डिपेंड करता है हमारे पास यहां पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर के ऊपर, कि अगर आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ी तो इसका मतलब आपकी सेटलिंग वेलोसिटी कम हो जाएगी। साथ ही साथ डिपेंड करता है हमारे पास ये डाया के ऊपर, कि अगर आपका डाया बढ़ा तो आपकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा से बढ़ेगी। कारण क्या है उसका, बिकॉज
Vs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर। तो डाया ऑफ पार्टिकल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारी सेटलिंग वेलोसिटी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इन 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है। इसके अलावा और क्या डिस्कशन हो सकता है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक हम इसे यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में टाइप्स ऑफ टैंक पर बात करेंगे, कैसे सेडिमेंटेशन हो रहा है, कैसे सेटलिंग वेलोसिटी हमारे पास जो है वो पिक्चर में आती है, कैसे हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, कैसे वर्टिकल फ्लो होता है, कैसे पार्टिकल सेटल करता है, इन कंप्लीट डिस्कशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से? तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी एईसी प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।